हमने इस एक रात में इतना कुछ भयानक और खौफनाक देख लिया था कि हमारे सहन करने के क्षमता के परे हो गया था। अचानक उस घर की बिजली चली गई और एक निर्जन सा सन्नाटा छा गया। तुरंत मैंने, राज और लकी ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन के टॉर्च को चालू किया और जैसे ही उस घर के भीतर हमारे मोबाइल के टॉर्च की रोशनी पड़ी, हमें एक और तीव्र झटका लगा। जो घर कुछ क्षणों पहले एक सामान्य रहने लायक मकान था, वो अभी इस वक्त पूरी तरह खंडर बन गया था। हमें हमारी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये कोई मायाजाल है जिसमें वो आत्मा हमें फंसाना चाहती है, या वास्तव में ये सब कुछ हो रहा है? अब तो हमें लगने लगा था कि कहीं हम कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहे। एक के बाद एक इतने असहनीय घटनाएं होती जा रही थी कि हम आशा कर रहे थे कि काश हम कोई बुरा सपना ही देख रहे हो, पर शायद हमारे नियति में कुछ और लिखा था और इसीलिए हमें ऐसे भयानक प्रसंग का सामना करना पड़ रहा था। आज तक इतने ज़्यादा परिवर्तन तो हमारे सपनों में भी नहीं हुए थे जितने हम अभी वास्तव में अनुभव कर रहे थे। ये सब बातें दिमाग में घूम रही थी। तब हमने नोटिस किया कि श्रवण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही वो घर के मालिक कहीं दिख रहे हैं। हमने कई बार श्रवण को आवाज़ दी, पर कोई उत्तर न मिलने के कारण हमने उस अंधेरे में हिम्मत करके घर के बाकी कमरों में जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की। बाहर के कमरे के तरह बाकी का पूरा घर भी एकदम खंडर जैसा था। सब जगह बस मकड़ी के जाले ही दिख रहे थे और हमें बहुत नकारात्मक एहसास हो रहा था। इसीलिए हमने तुरंत उस घर से निकलने का ठान लिया। पर जैसे ही हमने उस घर के बाहर कदम रखा, एक और दिल बहला देने वाले नज़ारे ने हमारा स्वागत किया। हमने देखा कि घर के ठीक सामने एक बरगद के पेड़ पर 2 मृत शरीर लटक रहे थे और उनके ठीक नीचे किसी और की लाश जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। तीसरी लाश पूरी तरह गीली थी। ऐसे लग रहा था ये बॉडी किसी समंदर में बहकर आई हो। हमने धीरे से थोड़े करीब आकर उन शवों को देखा तो पहला शरीर था उसी आत्मा का और वो पूरी तरह खून से लथपथ था। दूसरा शरीर था उस घर के मालिक का और तीसरी लाश देखकर हम ऐसे हिल गए जैसे कोई बड़ी भारी चीज़ हमारे सर पर गिर गई हो, क्योंकि तीसरी लाश श्रवण की थी। और कुएं के पानी में डूब जाने की वजह से उसकी बॉडी मोटी हो गई थी। ये ऐसा भयानक नज़ारा हमसे सहन नहीं हुआ और हम अचेतन अवस्था में वहीं खड़े रह गए। हम श्रवण के शरीर को देखते ही रह गए और हमें आशा थी कि शायद किसी भी वक्त श्रवण उठ जाए और हमसे बात करे, पर शायद वैसा अब कभी मुमकिन नहीं होगा। इस बार लकी ने हमें सचेत किया और कहा कि शायद ये उस आत्मा की माया हो, शायद सच में श्रवण की मृत्यु ना हुई हो। हमें यहाँ से निकलना चाहिए और फिलहाल खुद की जान बचानी चाहिए। क्या पता शायद श्रवण वास्तव में अभी भी जिंदा हो। फिर हम तीनों एक साथ उस अनजाने गांव में अज्ञात भाग रहे थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम जाए तो कहाँ जाए, और उसी उलझन में हम उस बेगाने रास्ते पर निरंतर भागे जा रहे थे। अचानक हमें उस आत्मा के हंसी की आवाज़ दूर से सुनाई देने लगी। हमारे डर की अब कोई सीमा नहीं बची थी। हम हांफते हुए हमारी जान बचाने तेज दौड़ते रहे। फिर एकदम अचानक से वो आत्मा हमारे सामने आ गई और चीखते हुए हंसने लगी। पर उसकी हंसी अगले ही क्षण में चिल्लाहट भरे रोने में बदल गई। तब हमें किसी की आवाज़ सुनाई दी, पर सब धुंधला दिख रहा था। फिर कुछ अंतर से हमें डमरू की आवाज़ सुनाई दी
और एक व्यक्ति कुछ जोरों से बोलते हुए दिखाई दिया, परंतु कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय हम बहुत ज़्यादा हाँफ रहे थे और मुझे मेरे दिल की धड़कन स्पष्ट जोरों से सुनाई दे रही थी। अकस्मात हमारे शरीर ने जवाब दे दिया और हम उधर ही बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तब हम किसी कुटिया में थे और कुछ लोग हमारे नज़दीक बैठकर हमारा इलाज कर रहे थे। सबसे पहले मुझे ही होश आया था और मैंने देखा राज और लकी अभी भी बेहोश हैं और उन दोनों के माथे पर गीला कपड़ा रखा हुआ था। और जैसे ही मुझे होश आया, एक बुजुर्ग तांत्रिक आए और उन्होंने मुझसे मेरी सेहत की जांच की। मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था, पर खुद को और मेरे दोस्तों को जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। धीरे धीरे राज को भी होश आने लगा था। तब मैंने उन मांत्रिक से पूछा कि कल रात वास्तव में हुआ क्या था और हम तीनों यहाँ कैसे आ गए। इस प्रश्न पर उन्होंने जवाब दिया, तुम सब जब मदद के लिए चीख रहे थे तब वहाँ नज़दीक से हम गुजर रहे थे और सही समय पर हम उस जगह तक पहुँच गए। उस आत्मा को देखते ही हमने मंत्र बोलना शुरू कर दिया था और ठीक समय पर हम उस पर नियंत्रण पा चुके थे। तुम्हारा जिस शक्ति से पाला पड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रूह है और उसको अभी तक मुक्ति ना मिलने के कारण वो इस हाईवे पर भटकती रहती है। उसने अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतारा है, पर तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं वहां से गुजर रहा था, नहीं तो तुम शायद अभी तक जिंदा नहीं बचते। राज ने उस अवस्था में श्रवण का नाम लिया। तब हमने उन्हें श्रवण के बारे में जो हुआ वो सब बताया। तब वो तांत्रिक तुरंत मुझे और उनके एक चेले को उस कुएं तक लेकर आए और पूछा कि क्या यही वो कुआं था। मैंने कंफर्म किया कि हाँ, यही वो कुआं था। फिर वह तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्र बोलना शुरू किया और मैं एकदम संभल कर और दूर से उस कुएं के अंदर श्रवण को ढूंढने की कोशिश की। कुछ ही समय पश्चात उस तांत्रिक बाबा ने कहा कि उनके दिव्य शक्ति के उपयोग करने के बावजूद श्रवण के अस्तित्व का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। उन्हें कुछ समझते ही हम वापस यहाँ आकर देखेंगे और आपको बता देंगे। अब हमें समझ नहीं रहा था कि श्रवण के माता पिता को क्या बताए। फिर भी बड़ी हिम्मत करके राज ने उसी दिन श्रवण के माता पिता को आप बीती बताई और वो दोनों तुरंत उसी दिन वहाँ पर आ गए। हमने लोकल पुलिस थाने में पुलिस अफसरों को सारी घटना बताई और उन्होंने हम पर विश्वास नहीं रखते हुए बस एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर दी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पर पूरा इलाका छान डालने के बाद भी श्रवण कहीं नहीं मिला। श्रवण के माता पिता के सवालों का सामना करना और उनको अपने बेटे को खोने के गम में टूटते हुए देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। पर सबसे ज़्यादा कठिन हमारे लिए ये बात थी, हमारा सबसे करीब दोस्त ऐसे अचानक हमारे आंखों के सामने इस तरह से गायब हुआ कि उसका अस्तित्व कुछ ही क्षणों में पूरी तरह अज्ञात हो गया। हम दोस्तों ने कई बार उस जगह पर जाकर उसे ढूंढने की बड़ी कोशिश की, पर हम नाकामयाब रहे। अभी इस बात को 7 साल बीत चुके हैं, परंतु हमें अब तक श्रवण का कोई अता पता नहीं मिला। हमें यह भी पता नहीं कि क्या वो अभी भी जिंदा है या नहीं। उसके साथ क्या हुआ होगा, ये बात की कल्पना करना भी हमारे लिए दर्दनाक था। हमें अभी भी आशा है कि एक दिन श्रवण हमें वापस दिख जाए और ऐसी घटना फिर किसी के साथ कभी ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप ऐसी ही रहस्यमयी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।